बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था तो उस वक्त मुल्की मईशत जो है वो ज़बू हाली का शिकार थी। रूपी डिप्रेसेशन हमें नज़र आ रहा था, इन्फ्लेशन का एक तूफ़ान था, अनएम्प्लॉयमेंट राज कर रहा था और साथ साथ पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ जो कर्ज प्रोग्राम में था उसके हुसूल में रुकावट भी नज़र आ रही थी। और इसके अलावा मालियाती इदारे जितने भी थे उनकी भी एक बेएतमादी नज़र आती थी। पाकिस्तान जो है आइसोलेशन का शिकार हो चुका था। मगर जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो उनकी सरबराही में जो मुआशी टीम थी उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जिसका शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था और एक मोज़ा ही लग रहा था। क्योंकि एक साल में जो कारकर्दगी हुकूमत की मुआशी तौर पर हमें नज़र आ रही है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आप आलमी इदारे या जो जरीदे हैं उसकी अचीवमेंट की जो है वो उसको इंडोज भी कर रहे हैं। यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का आज का जो खिताब रहा बड़े इंपॉर्टेंट रहा। एक साल मुकम्मल होने पर उन्होंने बड़े दावे भी किए और ये भी कहा कि पहला साल बेमिसाल रहा है और मुल्क को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकालना, मईशत को सही ट्रैक पर लाना और ख़ास तौर पर एक ऐसी चीज़ जो एक आम आदमी को एड्रेस करती है वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन सफ़र अभी तवील है और मुश्किल भी है। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता एक साल में जो हुकूमती इक़दाम देखे हैं उसमें हमने कई अहम फैसले मुख्तलिफ सेक्टर्स में देखे। अपनी कारकर्दगी हुकूमत ने दिखाई, मईशत बेहतर करने में बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म्स भी कराए गए, लेजिस्लेशन भी हुई है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक सियासी उखाड़ पिछाड़ भी चलती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर यह तनकीद करती नज़र आई है कि हुकूमत की कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे कि एहतजाज, मुश्किलात और कानून साजी शहबाज हुकूमत के लिए पहला साल कैसा रहा। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है सोहेल इकबाल भट्टी, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ तारिक चौधरी साहब हैं, वो भी तज्जियाकार हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सोहेल साहब, यकीनन शहबाज शरीफ साहब की एक साल की जो हुकूमत है उस पर आज बड़ी बातें हो रही हैं, डिबेट चल रही हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो हमने इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमें बताए जा रहे हैं ये बेहतर होते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब एक एज अ जर्नलिस्ट आप इसको किस तरह कंपैरिजन करेंगे एक साल में? जी बहुत शुक्रिया शाजी साहबा। पहली बात ये, दुनिया का कोई भी मुल्क हो उसकी मौशी सूरत हाल के अंदर जब एक ख़राबी का सफ़र शुरू हो जाए और बहुत तेज़ी के साथ आप एक गहरी खाई में गिरते जा रहे हो तो दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट हो जिनको हमने पढ़ा तो सबसे बड़ी पहले आपकी कामयाबी होती है कि जिस तेज़ी के साथ आप गहराई में गिरते जा रहे हैं उस गिरने की शरह को आप रोक लें। तो ये एक सब बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाती है। रुकने के बाद फिर बेहतरी का सफ़र शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में गुज़श्ता एक साल के दौरान जो वहाँ मुआशी खराबी का सिलसिला जारी था और एक ऐसा वक्त था जब माजी के अंदर कुछ गलत फैसले किए गए तो हर तरफ ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। लेकिन वहाँ से दोबारा सफ़र शुरू करना, उस खराबी को रोकना और रोक कर एक साल के अंदर बेहतरी का सफ़र शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस एक नामुमकिन को मौजूदा एक टीम ने, जो इकनॉमिक टीम थी, मुआशी टीम ने, उसने मुमकिन कर दिखाया। महंगाई की हम बात कर लें तो 38% की शरह पहुँच चुकी थी। उसके जो इजाफा था वो 1.5% तक आई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसके साथ अगर आप 3-4 बेसिक बेंचमार्क है जिसे कोई मेरा नहीं ख्याल को डिनाई कर पाएगा। साल पहले अगर हम देखें तो जो हमारी स्टॉक चेंज थी वो 61,000 पॉइंट पे थी, 1,18,000 तक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। उसके अलावा 4-5 बेसिक इंडिकेटर्स है जिनको हम भी मद्देनजर रख के रिपोर्टिंग करते हैं या क्वेश्चन करते हैं या अपना तज्जिया देते हैं, जिसके अंदर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। माजी में वो बहुत तेज़ी के साथ कम हो रही थी। गुज़श्ता एक साल के दौरान हुकूमती पॉलिसियों, SAFC के किरदार की वजह से जो रुकावटें थी उनको कुछ दूर किया गया, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिया गया, जिसके नतीजे में गैर मुल्की सरमायाकारी में 56% इजाफा हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तरसीलात ज़र के अंदर, उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ कंपेन लॉन्च की गई और कहा गया कि जब हम कंपेन लॉन्च करेंगे एक सियासी जमात की तरफ से तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उसके ऊपर अमल करेंगे और सिविल नाफरमानी की पहले तहरीक का मरला करार दिया गया। उस कॉल के बावजूद तरसीलात ज़र में 32% एवरेज जो उसकी है एक साल में इजाफा हुआ। उसके साथ हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट, वो मुसलसल हम देख रहे थे कि वो खसारे में था कई सालों तक, वो सरप्लस हुआ। उसके साथ आप देख लें जो एक बेसिक चीज़ है ना, जो एक आम आदमी भी समझ सकते हैं, जिससे एक आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, डॉलर की कदर जब थोड़ी सी भी उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो और उसके अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल हो तो आम आदमी उससे बुरी तरह से मुतासिर होता है, हर शुबा उससे आपका मुतासिर होता है। तो डॉलर की वो शरह जो 300 रुपए से तजावुज कर गई थी
उसको नीचे लाकर एक ऐसी जगह पर कंट्रोल किया गया जिससे 1 साल के दौरान उसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, कुछ पैसों के अंदर वो रोटेट करता रहा मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की मौशियत को राइट ट्रैक पे लाने के लिए, आम आदमी की मुश्किलात जो मुसलसल बढ़ रही थी उन मुश्किलात को रोकने के लिए। अब आगे जो आने वाला टाइम है, अगर हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम रहता है, हम सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाते, सड़कों पर एहतजाज नहीं होते, सड़कें जलाओ गिराओ दोबारा नहीं होता, तो अब हम मजीद बेहतरी का सफ़र शुरू करेंगे जिससे आपको आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर बरह रास्त उस बेहतरी के असरात मुरतब होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम बातचीत करें, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ के सड़कें बंद करना, रोड्स बंद करना, जलाओ गिराओ करने की रविश को तर्क करना पड़ेगा। इश्तियाक बेग साहब, क्या वाकई ये जो मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी है इसका असर एक आम आदमी तक पड़ना शुरू हो चुका है? क्योंकि नाकदीन ये कहते हैं कि ठीक है जी, महंगाई जो है वो अब 1.5% तक आ गई है, लेकिन इसके समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आप लोगों पे एक तनकीद भी की जा रही है हुकूमत पर। जी हाँ, देखिए जी, कल भी मैं एक प्रोग्राम में था और शाजिया वहाँ पे भी कुछ मुखालफिन जो थे वो जो फिगर्स अभी मेरे भाई ने बतलाई हैं उस पर डिबेट कर रहे थे कि ये फिगर सही नहीं है। पहले तो 1 साल में जो टर्न अराउंड आया है, शाहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को आप यकीन करें, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि किस तरह मुल्क को निकाला है उन हालात से। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 साल पहले मैं आपके प्रोग्राम में था तो बातें हो रही थी कि मुल्क जो है श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करने जा रहा है, और आज पाकिस्तान की मिसालें दी जा रही हैं उन कंट्रीज में जो उनकी मईशत भी पाकिस्तान की तरह प्रॉब्लम्स के अंदर थी, कि किस तरह ये पॉसिबल हुआ कि 38% से जनाब आप आज 1.5% के ऊपर आ गए हैं। ये मिसालें दी जा रही हैं इसकी दूसरे कंट्रीज में। आपको मैं एक मिसाल भी दे दूं, इस वक्त टर्की में जो इन्फ्लेशन है वो 60% चल रहा है और उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो 34% है। आज मेरी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, मेरे भाई ने बाकी तो तमाम आदात बतला दिए। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं और एक वक्त था कि 22 और 23% का इंटरेस्ट रेट था, तो कोई बिजनेसमैन जो था वो बिजनेस में लगाने को तैयार ही नहीं था। वो ले जाके इसको फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रखता था और 22% उसको मिल रहे थे। तो ना स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी हो रही थी, ना इंडस्ट्री में हो रही थी, ना रियल एस्टेट में हो रही थी, और उसको भी देखिए हम आधे पे ले आए हैं, यानी कि 12% पे आ गया है। और अभी ये है कि जो नेक्स्ट समाई का आएगा स्टेट बैंक का, उसमें अनदर 0.5% हमारी उम्मीद है। और देखिए सबसे बड़ी जो चीज हमें किल कर रही थी वो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो एक वक्त में 15 to 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। आज हम सरप्लस के आ गए हैं, तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन सरप्लस में आ गए हैं। रेमिटेंसेस ने पहली बार एक्सपोर्ट को क्रॉस कर दिया है, यानी कि अगर हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त 32 बिलियन की होती है तो हमारी रेमिटेंसेस डिस्पाइट पीटीआई जो है वो 35 बिलियन तक जो पहुंच गई है। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात का यकीन करें। आईएमएफ की सरबराह ने हमारी मईशत को सराहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ओवरकम किया है क्राइसिस को, वो कमेंडेबल है। वर्ल्ड बैंक के जो लोग आए थे उन्होंने हमारी इंटरनेशनल जो रेटिंग थी उसमें बेहतरी आई है। सबसे बड़ा इसका सबूत ये था कि जब हम क्राइसिस में थे, हमारे सॉवरन बॉन्ड जो थे पाकिस्तान से बाहर, $100 का बॉन्ड $40 में कोई खरीदने को तैयार नहीं था। आज हम 83 पे हम पहुंच गए हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द ये 85 पे पहुंच जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हुई हैं। अब इसके देखिए समराट जो है इसमें थोड़े से आने में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमारी ताजर जो है, एक दिन में अगर आप 5 रुपए अगर ऑयल पे बढ़ता है, पेट्रोल पे बढ़ता है, तो दूसरे दिन किराए भी बढ़ जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाती है, सब चीज बढ़ जाती है। मगर जब कम होते हैं तो हमारी ताजिर बरादरी जो है उसको रेट्स को नीचे नहीं कर रही है। चीनी के लिए इस वक्त देखिए रमजान में इस वक्त हमारी इतनी अच्छी प्रोडक्शन हुई है, मगर जखीरा अंदोजी जो है वो की जा रही है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है बहुत ज्यादा जोर दिया है कि जो भी जखीरा अंदोज है रमजान के अंदर चीजों को, तो देखिए जायज प्रॉफिट कहीं बुराई नहीं है। इंग्लैंड में और यूरोप में
जिस वक्त जी क्रिसमस होता है तो आप यकीन करें कि वो सर वैसे प्राइसेस आप अपने लोगों के लिए नीचे ये नहीं माफिया आते। भी बड़ा चैलेंज है, आप लोग की एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। सोहेल, जो जब बातें की जाती हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से वापस लेकर आ गई हुकूमत, लेकिन कुछ नाकदीन ये भी कहते हैं कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले गए जिसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया है। ये सिर्फ तनकीदी है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, तनकीद तो हर सूरत होती रहेगी। तनकीद दो किस्म की होती है अमूमी तौर के ऊपर, तनकीद बराए तमीर भी आप करते हैं, कुछ तनकीद बराए तनकीद करते हैं। तो मेरे ख्याल में गुज़श्ता कुछ चंद सालों के दौरान पाकिस्तान जिस मुश्किल फेज़ से निकल के दोबारा राइट ट्रैक पे आया, तो हमें तनकीद बराए तमीर की तरफ जाने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, अगरचे कि हमने कुछ पॉजिटिव जो इंडिकेटर्स थे उनके हवाले से तो बहुत तफसील के साथ बात की, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप हो गया था तो क्या जितना अचीवमेंट अब आपने की कि इससे मजीद भी आप कर सकते थे? तो जवाब है हम कर सकते थे। अभी भी हमारे मुख्तलिफ शोबों के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। जैसे कि एक ही मैं आपको एक शोबे की मिसाल दे सकता हूँ, तो तवानाई का शोबा, ये आप अगर बेहतर परफॉर्म करता है, सस्टेनेबल यहाँ पर सप्लाई हो एनर्जी की अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर, तो यहीं से सबसे बड़ा खुशहाली का और तरक्की का सफ़र शुरू होता है। बदकिस्मती के साथ हमने दीगर अपने इंडिकेटर्स को ठीक करने में कामयाब हुए। पावर के सेक्टर शोबे के अंदर भी हमारी टीम ने, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स कायम की थी, जिसके अंदर बहुत सी शख्सियात ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। मोहम्मद अली साहब का बड़ा इंप्रेसिव रोल है, जिसके नतीजे में पावर की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थी, उनको ब्रेक लगी और अब उनकी कीमतों में नीचे कमी का सिलसिला शुरू होगा। और जो मुख्तलिफ कंपनीज को बिठा के, जिस तरीके के साथ भी उनके साथ बातचीत करके उनको कन्विंस करके मुआहिदों में तरमीम की गई है, कुछ नई कंडीशंस, नई क्लॉजेज ऐड की गई हैं, आप सुनकर हैरान होंगी। जितनी बाकी उन IPPs की लाइफ है, उस अरसे के दौरान पाकिस्तान को बराह रास्त 1600 अरब रुपए की बचत होगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एक शोबा गैस का, उस गैस के अंदर हमारी पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है, डिवीजन है, वो मतलूबा कारकर्दगी सर अंजाम नहीं दे सका, शायद वरना इससे सूरत काफ़ी बेहतर हो सकती थी। ठीक है सोहेल साहब, इजाजत दें तो तारिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। तारिक साहब, आप किस तरह अपना पहला एक रिमार्क्स देना चाहेंगे हुकूमत के एक साल कारकर्दगी का? देखें, ये जो हुकूमत है ना, या जो कोई भी हुकूमत हो, तो उसकी कारकर्दगी 1 साल की हो या 2 साल की, उसका जायजा लेने के लिए पहले हमें जायजा लेना होगा कि किन एनवायरनमेंट में, किन हालात में इस हुकूमत ने काम किया है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, बल्कि उससे पहले से लेकर और आज तक, जिस मुल्क का दारुल हुकूमत जो है 5 दफा उसको उस पर जलगार हुई 1 साल में, और अपोजिशन जमातों ने उसको बाकायदा तौर पर एक दिन भी हुकूमत को सुकून के साथ, दिलजमई के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम ना करने दिया हो। जहाँ आए रोज खतूत लिखे जा रहे हों IMF को, जहाँ आए रोज अमेरिकन कांग्रेसमैन को और जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ खत लिखे जा रहे हों कि आपने पाकिस्तान की इमदाद बंद करनी है, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उस पे जो है अपने कदमें लगानी है, आपने पाकिस्तान के साथ जो है अपने ताल्लुकात में नजरसानी करनी है, आप IMF को खत लिख रहे हों, आप वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहे हों, पूरी दुनिया को आप ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हो कि पाकिस्तान में कोई ऐसी रजीम है जिसका ताल्लुक आवाम से नहीं है, बल्कि वो कोई और तरह की रजीम है। उन हालात में अगर कोई हुकूमत जो है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में आज बेहतर मुकाम पर खड़ी हो, तो मैं समझता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको याद होगा कि 2022 में जब चेंज आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो उस वक्त सूरत ये थी कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, और अगर हमें IMF का प्रोग्राम ना मिलता जून में, आखिरी दिन 29 या 30 जून को, तो शायद हम बाकायदा तौर पर अनफॉर्चुनेटली, खुदा न खास्ता, हम डिफॉल्ट हो चुके होते। उस वक्त गुफ्तगू हो रही थी कि शायद डॉलर जो है वो 500 रुपए तक चले जाएगा, 333 रुपए पर था डॉलर। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में आए रोज 50 से 60 रुपए इजाफा हो रहा था। अब उस टेन्योर को ध्यान में रखें, और उसके बाद आज की परफॉर्मेंस और आज के जो है ना दादोशुमार रखें कि पिछले 1 साल से तकरीबन डॉलर जो है वो कम होते होते 278 रुपए पे खड़ा हुआ है, और उसमें स्टेबिलिटी नजर आती है। इसी तरह पेट्रोलियम की प्राइस जो है उसमें पिछले 1 साल में कम से कम 4 या 5 मरतबा 10 से 15 रुपए कमी हुई है। 1 आध रुपए इजाफा भी हुआ, लेकिन कमी हुई है, और वो बाकायदा तौर पर हम उसको फील कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में कमी हुई है। इसी तरह आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो किसी मुल्क की जो मईशत है, उस मुल्क में जो कारोबार की इन्वायरमेंट है, उसका एक लिटमस पेपर होता है। उसमें 42,000 43,000 पे हमारा वो पॉइंट्स पे हमारा स्टॉक एक्सचेंज था। आज वो कभी 1,17,000 पे होता है, कभी 13,000 पे होता है, 71% इजाफा हुआ है।
जी इजाफा हुआ है। तो ये सारे अगर एनवायरमेंट कहते हैं, फिर बिजली की बात हो रही थी, हमारे साथी जो बात कर रहे थे। देखिए, अगर किसी मुल्क में और पाकिस्तान में आगे बढ़ना है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी है, यहाँ प्रोडक्शन होनी है, यहाँ ज़राअत होनी है, तो उसके लिए आपको बिजली और गैस और दीगर इनपुट चाहिए। अब उसके लिए आपको सबसे पहला हमारे यहाँ इशू ये था कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से कम अज कम बाज़ IPPs 3 दहाइयों से और बाज़ गुज़श्ता 10 सालों से पाकिस्तान के अवाम की कमाई थी उसके ऊपर सांप बनकर बैठे हुए थे। यानी ऐसे ऐसे अजीबोगरीब वादे हुए थे, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब एग्रीमेंट थे, ऐसी शर्तें थी कि IPP जो है वो पावर प्लांट बंद है, लेकिन बंद प्लांट पे हमें पेमेंट करनी पड़ रही थी। वो जो 110 या 112 गालबन IPPs हैं, उसमें से अभी आपने 14 के साथ निगोशिएट करके आपने उनको रेट जो है वो कम करने पर मजबूर कर लिया है। अब आपने देखा होगा कि 202 से 3 रुपए में कमी आई है ओवरऑल, लेकिन इतलात ये है कि हुकूमत जो है अप्रैल या अगली जो गर्मियों से पहले जो टैरिफ देने वाली है उसमें 10 या 12 रुपए, 8 से 10 या 12 रुपए के दरमियान कमी आएगी आम सारफ के लिए। तो ये वो इंडिकेशंस हैं, ये वो छोटे छोटे इशारे हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल तरीन हालात के बावजूद, यानी किसी मुल्क में आमतौर पर ये बड़ा लोग रवायती तौर पर फिक्र कह देते हैं कि ये तसलसल होना चाहिए पॉलिसियों का और अमन मान होना चाहिए और आपका जो है वो इस्तेकाम होना चाहिए। अगर वाकई किसी मुल्क में अमन मान ना हो, तो किसी गली में अगर फसाद होता है रोजाना, मैं आम जट की मिसाल देता हूँ, उस गली में दुकान को नहीं खोलता। तो जिस मुल्क में हर रोज अमन मान के हवाले से आपकी अपोजिशन जो है वो काम खराब करने की कोशिश कर रही हो, वहां भी अगर कारोबार कल के मुकाबले में आज बेहतर है, अगर कुवैत और कतर और सऊदी अरब और UAE और दीगर मुमालिक आपके पास आके एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अगर आपके पास जो है वो सेंट्रल एशियन मुमालिक जो है उसका सदर कहता है कि मैं अप्रैल में आऊंगा और अप्रैल में आके पाकिस्तान के साथ 2 अरब डॉलर के जो है मैं एग्रीमेंट करूंगा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने कोई ना कोई अपनी डायरेक्शन तो मुतय्यन की है। मैं ये नहीं कहता कि हमने बिल्कुल कोई मिसाली हालात हो गए हैं या दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन मैशत जो है वो ना 1-2 साल में खराब होती है, खराब होते होते 20 साल लगते हैं उसको, और फिर उसको ठीक होते इसका पहिया बड़ा सुस्त रफ्तार होता है मैशत का। आपने अगर डायरेक्शन दुरुस्त कर ली है, सीधी उस सड़क पर पड़ गए हैं जो आपको उस मैशत के उस मकाम पर ले जाएगी, उसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ बेहतरी आई है और आप उस पर चलते चलते एक दिन वो अचीव करेंगे जिसपे कौम जो है वो खुशहाली की राह पे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इश्तियाक साहब बड़ी अच्छी बात की तारिक साहब ने, और यही बात कि जी 1 साल में नाक में दम कर दिया अपोजिशन जमात ने और बड़े आप लोगों के सामने हर्डल्स भी आए। लेकिन सर बात वही है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए और कारोबारी जो सरमायाकारी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, मगर जब एक जमात जो है वो मुस्तकिल रोड़े अटका रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम के मूड में नजर आ रही है, कभी खत लिख के, कभी अमेरिका में साबिक सदर जाकर जो है वो इंटरव्यूज देते हैं, कभी वो लॉबिंग करते हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, फिर अब बानी PTI ने मजमून भी लिख दिया है, ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए कितनी बड़ी रुकावट साबित हो रही हैं? देखिए, आज भी प्राइम मिनिस्टर, अभी कोई 1.5 हफ्ते पहले मैं भी इस्लामाबाद में था, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पूरे मुल्क के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी वहां पे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बतलाया कि जिस वक्त हम नेगोशिएट कर रहे थे IMF के साथ, वहां पे IMF के दफ्तर के सामने जो है वो मुजाहरे किए जा रहे थे, कॉल की जा रही थी कि पाकिस्तान को आप कर्जा नहीं दें, मुआहदा नहीं करें, इसका मतलब है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। और इसी तरह देखिए, कोई मुहिब्बे वतन शख्स क्या ये कभी कह सकता है कि जी आप रिमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान भेजना बंद कर दें? तो ये डिस्पाइट ये तमाम ऑड्स के जो हमने स्टेबल किया, टेक ऑफ किया और अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। एक चीज अगर मैं यहाँ पे आर्मी चीफ को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि उस मीटिंग में भी जो बिजनेसमैन बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये क्रेडिट दिया कि जब उनकी मुलाकात हो रही थी पेरिस में IMF की जो लेडी हैं, सरबराह हैं, उनसे, तो उसके बाद उनकी बात हुई आर्मी चीफ से और कई जगह वो अकेले गए। 3 मुल्कों ने हमारा बहुत साथ दिया है। आप जिस जगह पे हम खड़े हैं, चाइना, सऊदी अरब और UAE, जिन्होंने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो हमारा आ रहा था उसको पूरा किया और इसके अंदर आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, वो UAE भी गए, वो सऊदी अरब भी गए। और देखिए कितने फराख दिली की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहें तो इस चीज को वो अपने क्रेडिट अपने उसके ले लें। दूसरी हमारी सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज जो ये देखिए
इस वक्त IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और फिर वही बातें शुरू हो गई हैं कि जनाब खुश नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज मेरी इस्लामाबाद हुई है, IMF इज वेरी सेटिस्फाइड जी। कि जो भी अहदाफ उन्होंने हमें दिए थे उसमें 90% से ज्यादा अहदाफ जो हैं हमने पूरे किए हैं। रेवेन्यू एक हदफ हदफ था जिसके अंदर थोड़ी सी हमारी कमी आई है, जो हमने हदाफ रखा था रेवेन्यू का। मगर इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वो पूरा नहीं हुआ, शाजिया, लास्ट ईयर हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो 9 ट्रिलियन था, जिसको हम 9,000 अरब कह सकते हैं। और IMF के कहने पे आके उन्होंने हमें टारगेट दिया, वो 13 ट्रिलियन का था, जिसको हम 13,000 अरब कहते हैं। अगर 9 और 13 को आप देते हैं तो 40% रेवेन्यू को इंक्रीज किया गया था, जो आज तक किसी दुनिया में कोई मुल्क जो है वो 40% अचीव नहीं कर सकता रेवेन्यू। तारिक साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब बात की थी कि अब सरमायाकारी आ रही है और मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने भी अक्टूबर में वादा किया था कि $2.8 बिलियन का जो है एग्रीमेंट, 34 एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। फिर पाकिस्तान जब प्रीमियर आए थे, चाइनीज़ प्रीमियर, तो गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल जो है वो इनाग्रेशन हुई थी। CPEC 2 पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब ये जो दोस्त ममालिक के जो सरबराहान आते हैं, आला ओहदेदारान आते हैं, सरमायाकारी हो रही है, लेकिन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का भी है। उसको आप समझ रहे हैं कि किस तरह एड्रेस करने की ज़रूरत है? एक डिप्लोमेसी तो पाकिस्तान करना चाह रहा है, ख़ासतौर पे अफगानिस्तान के साथ, और भारत जिसकी इंसर्जेंसीज हमें हमेशा नज़र आती रही है, इसको किस तरह हुकूमत एड्रेस करे? देखिए, आज के ज़माने में ये जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं ना, इनके पीछे जो आलमी वो माफियाज हैं, जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्कों में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ हमेशा से मानदाना ताल्लुकात रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की माशी तरक्की को, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को कभी भी अच्छी नजर नहीं देखा और उनकी कोशिश होती है कि स्टेबिलिटी पैदा की जाए। अब पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, CPEC है, जहाँ से शुरू होता है ग्वादर से और ग्वादर से गुजरता हुआ वो जाता है खैबर पख्तूनख्वा। आप अंदाजा लगाएं कि वो दोनों सूबे जो हैं वो दहशतगर्द जो है वहाँ पर बार बार अपनी वारदातें करते हैं। कभी खुद कश हमले करते हैं, कभी अफवाज को निशाना बनाते हैं, कभी उलमा को निशाना बनाते हैं, कभी इबादत गाहों को वो टारगेट करते हैं। इसका बुनियादी मकसद साफ वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में न सिर्फ जो अंदरूनी खलफशार हो, बल्कि अगर कोई दोस्त मुल्क और दुनिया के जो कुछ सरमाकार पाकिस्तान आना चाहें तो वो इन हालात से घबरा कर वापस चले जाएं और पाकिस्तान में ना आए। तो ये जो दहशत गर्दी है, ये कोई बड़ा कोई सीधा साधा मामला नहीं। इसके पीछे पाकिस्तान की माशी जो तरक्की है उसको निशाना बनाना मकसूद है। और हमें मालूम है कि हमारे किस मगरब में या मशरक में, किस सिंध में कौन सा दुश्मन या किस इलाके में कौन सा दुश्मन जो है और कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है और उसके मकासद क्या हैं। जो बंदा भी, जो भी एलिमेंट है, जो ग्रुप है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो पाकिस्तान के फ्यूचर को बर्बाद करना चाहता है, पाकिस्तान की जो हमारा एक सोशल सेटअप है, हमारा जो एक डाइवर्स मुल्क है, उसको अगर कोई मुल्क निशाना बनाना चाहता है ग्रुप, तो उसके खिलाफ तो रूथलेस कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है। उसमें तो कोई रू रायत है ही नहीं। सिर्फ ये है कि हमें अपने मुल्क के लोगों को समझाना है, अपने मुल्क के अवाम को ये बताना है कि कोई नजरिए के नाम पर, दीन की गलत तशरीह के नाम पर और किसी फलसफे की बुनियाद पर, किसी एथनिक या किसी रीजनल फलसफे की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान में कोई खराबी पैदा करता है, पाकिस्तान में कोई क्योस पैदा करता है, तो उसके लिए हमें अपने आप को, एक अपने मुल्क के नौजवानों को, अपने मुल्क के जो हमारे दानिशवर हैं उनको एक जवाबी नैरेटिव देना पड़ेगा। नैरेटिव के बगैर कोई कौम आगे नहीं जा सकती। फोर्सेस जो है वो कार्रवाई कर रही हैं। जिस बंदे ने अमन और अमान के खिलाफ बंदूक उठाई है उसका मुकाबला बंदूक से किया जाता है, लेकिन नजरिया का मुकाबला, एक मनफी नजरिए का मुकाबला मुस्बत नजरिए से होता है। तो हमें एक नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा सारे मुल्क को मिलकर, सारे मुल्क के दानिशवरों को मिलकर। तो बताना यह है कि हमारी अवलीन मकसद जो है इस मुल्क को एक माशी तौर पर खुशहाल मुल्क बनाना है। और खुशहाल मुल्क तभी बनेगा जब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी उस वक्त आती है जब मुल्क में अमन अमान हो, जब मुल्क में वो सरमायाकार जो 10, 20, 50 बिलियन डॉलर लेके यहाँ आएगा, अगर अमन अमान नहीं होगा, अगर उसकी फैक्ट्री, उसका कारखाना जो है वो सेफ नहीं होगा, अगर उसका चलता हुआ ट्रक जो है सेफ नहीं होगा, तो वो कैसे आएगा। तो हमें पूरी कौम को फौज और फोर्सेस के साथ खड़े होकर शाना बशाना उन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा
जो हमारे इक़्तिसादी तरक्की के राह में रुकावट बनना चाहती है। ठीक है सोहेल, जो आईपीपीएस की बात हम पहले कर रहे थे, नजरसानी मुआहदों से अरबों रुपए की बचत भी हुई है और साथ साथ जो बिजली की तकसीमकार कंपनी हैं उनमें जो उनके लॉसेज हुए हैं उसको मज़ीद कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात भी उठाने अभी बाकी हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो खसारे में जा रहे हैं इदारे, उनकी प्राइवेटाइजेशन अभी तक जो है ना वो पेंडिंग में पड़ी हुई है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं उसमें? देखिए, बहुत से मुश्किलात थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी थे, कुछ लीगल इश्यूज़ भी थे। तो हम अब गवर्नमेंट ने एक अपना फ्रेमवर्क प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, और वो हमारे सरकारी यूनिट्स जो सिख हैं या अरबों रुपये खसारे से दुचार हैं, जो सालाना हमारी मुख्तलिफ कंपनी हैं, सरकारी कारपोरेशन और दीगर इदारे 600 से 700 रुपये का नुकसान कर रहे हैं। तो इस नुकसान का मज़ीद हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो इस मकसद के लिए पावर डिवीज़न ने एक प्लान मुरतब किया है, और इसी मकसद के लिए रिसेंटली जो कैबिनेट के अंदर नए वज़रा इंडक्ट हुए हैं, उसके अंदर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी हैं बराए पावर डिवीज़न मोहम्मद अली साहब, उनको ये टास्क दिया गया है कि इतलात दिए कि उनको निजकारी कमीशन में लाया जाया जा रहा है, वहाँ पे बतौर मुशीर वो काम करेंगे। उनके पास एक पूरा प्लान मौजूद है, जिसके अंदर हमारी बिजली की तकसीमकार कंपनियाँ हैं, जिसके अंदर हमारी ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है, जिसके अंदर हमारी सरकारी बिजली की पैदावारी कंपनी है जिनको हम जिनकोस बोलते हैं। तो इनकी निजकारी होनी है। तो उस निजकारी को आगे बढ़ाने के लिए पावर सेक्टर के अलावा दीगर कंपनीज़ की भी होनी है। तो मोहम्मद अली साहब, जिनका एक बड़ा आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको वहाँ पे लाया गया है ताकि वो भी समझते हैं इस सेंसिटिविटी को कि इन खसारे में चलने वाली कंपनियों की वजह से कौमी ख़जाने के ऊपर और उसके साथ साथ आवाम के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, और इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो पा रही। टेक्निकल लॉसेज हैं तो वो एक नेपरा की जो एक अप्रूव्ड लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा है। चोरी है तो वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। अगरचे के डिस्कोस के अंदर एक डिस्को स्पोर्ट यूनिट कायम किया गया है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स को लाया गया है, FIA को लाया गया है, इंतज़ामिया को लाया गया है, पुलिस को लाया गया है, रेंजर्स को लाया गया है। लेकिन वो एक इकदाम है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अल्टीमेटली आपने निजकारी की तरफ जाना है, और उस मकसद के लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन जो असल चीज़ थी, आप सुनकर हैरान होंगी, हमारी वो बिजली की तकसीम कार कंपनी जो सालाना तकरीबन 3000 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती हैं, इस मालियत की बिजली फ़रोख्त करती हैं, उनके मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं थे। कोई भी ऐसी कंपनी हो जो सालाना 300-400 अरब का एवरेज बिजनेस करती हो, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एडहॉकिज्म के ऊपर उनके हेड्स को अपॉइंट करके आप काम चला सकते हैं? वहाँ पे अच्छे कॉम्पिटेंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स नहीं थे, तो उनकी इंडक्शन का काम भी पैरेलल जारी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सा काम होना अभी बाकी है, और कुछ के अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी थी। लेकिन एक मैं इसमें ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जो साथ एक कम्बिनेशन बना है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, उसके साथ साथ अस्करी क़यादत की, उसके अंदर भरपूर सपोर्ट हासिल है। सिविलियन क़यादत भी उनको उन चीज़ों को ऑन बोर्ड कर रही है और चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। तो उसके डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो इक़दामात जो माजी में हम नहीं सोच सकते थे कि ये एक्शन हम कर सकते हैं, अब वो चीज़ें होने जा रही हैं। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमारे पावर के शोबे में, तवानाई के शोबे में और दीगर शोबों के अंदर जहाँ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, हमें वो आने वाले दिनों में दिखाई देगी। लेकिन बात वही है, इस सारे काम के लिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है इश्तियाक बेग साहब, ये तो बड़ा अच्छा आप लोग की एक अचीवमेंट रही कि IPPs के साथ जो नज़रसानी मुआहिदा हुआ है उसमें 1333 अरब रुपए की आप लोगों ने बचत भी हुई है, और बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन सर, सनती और जो ज़रूरी शोबे हैं उनको सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? देखिए, ये तमाम मुआहदे जो हुए हैं, जो रिव्यू हुए, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को टेबल पे बिठाना और उनको कायल करना एक बहुत बड़ा मसला था। क्योंकि ये IPP के ज़्यादातर लोग जो थे, ये मुआहदे जो थे, वो उस तरह की बातें कर रहे थे कि हम इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन भी अपनी मीटिंग में बताया है कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है उसके अंदर कमी आए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर हमारा इजाफा हो सके। दूसरी देखिए, जैसे अभी मेरे भाई ने भी कहा, और मेरे ख्याल से ये फेयर नहीं होगा कि SIFC का अगर हम जिक्र नहीं करें, जिसको मैं इस तरह कहता हूँ कि फ्रॉम रेड टेप टू रेड कारपेट। जब सऊदी डेलीगेशन आया तो उन्होंने ये बताया कि जी SIFC और गल्फ कंट्रीज से हमें $20 बिलियन के प्लेजेस आए हैं, जिस पे SIFC जो है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। माइनिंग के अंदर, हमारा एग्रीकल्चर के अंदर, IT सेक्टर, इन तमाम में गल्फ कंट्रीज के लोग 20 बिलियन जो है वो हमारे इन्वेस्ट करने को पाकिस्तान में तैयार हैं। और यही वजह है कि अभी हमारी जो बाहर से जो आई हैं, मतलब उसके अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारी हुई है। तो देखिए अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। 1 साल पहले हम बिजनेसमैन जब एलसी खोलने जाया करते थे तो मुल्क के अंदर पैसे नहीं थे स्टेट बैंक के अंदर। आज फ्रीली आप जाएं, जितनों की भी एलसी खोलना चाहते हैं आप कह सकते हैं, खोल सकते हैं। तो बहुत अच्छी है कि डिस्पाइट जो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा एक चीज पे कहा है कि हमें अपोजिशन से भी ये कहा कि सियासत जरूर आप करें मगर मईशत को प्लीज टारगेट नहीं करें। और उस चीज के लिए उन्होंने 2 से 3 बार जो था पीटीआई को ये कहा है कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी अगर हम साइन करते हैं कि सियासत करेंगे हम, मगर ये नहीं करेंगे कि आईएमएफ के पास जाके बैठ गए, वहां पे कह रहे हैं मत दो, लोन नहीं दो, ये तमाम चीजें करना। इससे देखिए आज अगर सियासत है, पाकिस्तान है तो सियासत है ना। कल हमारा मुल्क जो है अगर नहीं होगा या डिफॉल्ट हो जाएगा तो फिर कोई आदमी सियासत में नहीं कर सकेगा। तो मेरे ख्याल है पीटीआई को चाहिए कि सेंस प्रिवेल करे। हम ये सोच रहे थे कि अभी जब बातचीत शुरू हुई थी तो एक अच्छा जेस्चर के तौर के ऊपर जो है पीटीआई के सरबराह ये कहेंगे कि नहीं जी आप रेमिटेंसेस जो हैं वो भेजें, पाकिस्तान भेजें, मगर उन्होंने अभी तक जो, मगर देखिए क्या हुआ, लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी, रेमिटेंसेस के अंदर हमारा इजाफा हुआ है। और दूसरी एक देखिए इस बार जो 2 चीजें हैं जिसमें एक तो मैंने रेवेन्यू का बतलाया और दूसरी देखिए आईएमएफ इज वेरी सेंसिटिव अबाउट ये लॉस मेकिंग जो हमारी है, जिसको वो कहते हैं कि आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे। इस साल हमें तकरीबन 800 बिलियन रुपीस का ये जो पीआईए हो गया, रेलवे हो गए, ये डिस्कोस हो गए, इन लोगों ने 800 अरब जो हैं इनको देने पड़े हैं। तो ये थोड़ा सा आईएमएफ जो है इससे खुश नहीं है, मगर पहला साल हमारा इतना कामयाब नहीं रहा, कंसंट्रेशन नहीं रही। बट अब ये है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आईएमएफ के ने भी को भी हमने किया है कि पीआईए भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब दोबारा रिव्यू किया गया है, वो भी जा रहा है। और दूसरी चीजें भी हम प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे हैं, कुछ बैंक हैं उनको भी कर रहे हैं। तो चीजें देखिए बड़ी पॉजिटिव जा रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नजर आ रही हैं वो चीजें। आप बिजनेसमैनों से मिलें, आप चैम्बर के पास जाएं। 3-4 दिन पहले मैं सियालकोट चैम्बर गया था। सियालकोट जो है वो हब है मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स का। आप यकीन करें कि वहाँ पे एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है और बिजनेसमैन जो थे अप्रिशिएट कर रहे थे कि हम कितने बुरे वक्त से हुकूमत ने जो है हमको निकाला है और अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने और यकीनन जो हुकूमत के मौशी इक़दामात हैं वो हमें नज़र भी आ रहे हैं। और गैर मुल्की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसने भी पाकिस्तानी मईशत पर जो है हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। और बड़ी अच्छी बात की इश्तियाक बेग साहब ने कि जी सियासत उस वक्त होगी जब मुल्क होगा और ये तमाम इक़दामात हुकूमत जो है वो मुल्क के लिए कर रही है, अवाम के लिए कर रही है। और मौशी जो इक़दामात लिए जाते हैं उसका जो रिज़ल्ट होता है वो 1-2 साल में नज़र नहीं आता, बल्कि मौशी पॉलिसियों को तसलसल के साथ 10, 15, 20 साल चलना होता है, फिर जाके एक मजबूत नजर आता है। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के साथ अजली दुश्मनी दिखाता ही रहा है, लेकिन इस वक्त दीगर ममालिक में गैर कानूनी कार्रवाइयां उसकी जारी हैं। डिटेल डिस्कशन आफ्टर दिस ब्रेक। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। रमजान में भी सारे रोजे रखूंगी इंशाल्लाह। तू निगहबान है मौला, बेआस चेहरों की आस बन के आ गया, रहमान का चुना हुआ खास बन के आ गया। देख रहा है खुदा, सुनी गई तेरी सदा, देख तेरे दर पे निगहबान है आ खड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से
इस रमजान भी 30 अरब रुपए की खतीर रकम से PSER के शफाफ और मुस्तनद डेटा के मुताबिक कम आमदनी वाले 30 लाख घरानों के लिए फी खानदान 10,000 रुपए का निगहबान रमजान तोहफा उनकी दहलीज पर। निगहबान रमजान पैकेज के पे ऑर्डर आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं तो आप अल्फा पे, HBL कनेक्ट और UBL ओमनी के 18,000 से ज्यादा मकामात पर बैंकिंग औकात के दौरान बगैर किसी फीस के अपनी रकूम फौरी वसूल कर सकते हैं। रकम की वसूली के लिए अपना पे ऑर्डर, असल शनाख्ती कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमराह रखें। किसी भी एजेंट की जानिब से रकूम में कटौती की सूरत में 0800-2345 पर फौरी शिकायत दर्ज कराएं। इस रमजान भी हर घर में सजें खुशियों के दस्तरखान। निगहबान रमजान, आपका हक आपकी दहलीज पर। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम अक्सर जब भारत की बात करते हैं तो हर गुजरते वक्त के साथ भारत का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब होता जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से तो बारहा आवाज़ें उठाई जाती हैं, लेकिन इस वक्त आलमी दुनिया भी जो है वो भारत को एक्सपोज कर रहा है। और इसी तरह का एक वाक़या है कि भारत निजात कैनेडियन ताजिर जो हैं श्रीवास्तव, वो कनाडा में जो खुफिया सरगर्मियाँ हैं उसमें मुलविस पाए जाते हैं। और इस तरह की कोई जो फेक न्यूज़ हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल की जा रही हैं। उस पर कनाडा हुकूमत ने एक्शन भी लिया है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नासिर अली खान साहब, साबिक़ सफ़ीर, और हमारे साथ फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार अमेरिका से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नासिर साहब, जब भी हम बात करते हैं भारत के हवाले से तो पाकिस्तान के साथ तो उसकी एक अज़ली दुश्मनी में नज़र ही आती है। और जिस तरह उसकी इंसर्जेंसीज़ रही हैं, बलूचिस्तान में देख लें या KPK में देख लें या ओवरऑल देख लें कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश बुनता ही नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त आलमी दुनिया जो है वो भी भारत को जो है वो काफ़ी नेगेटिव एक कंट्री के हवाले से उनका एक इमेज बनता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल, ये जो आपने इस वक्त रेफरेंस दिया है जिन साहब का, इनका नाम अनकट श्रीवास्तवा है और इनका ताल्लुक़ एक श्रीवास्तवा ग्रुप है बड़ा मशहूर, जो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो पकड़ी गई थी। एक NGO था जिसका नाम डिसइंफो लैब्स है जो ब्रसल्स में बेस्ड है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और उनको ये पता चला कि ये एक ग्रुप जो कि तकरीबन 265 जाली वेबसाइट्स चलाता है तकरीबन 65 मुल्कों के अंदर। उसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट किया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ पे हैं वहाँ जाली ग्रुप्स इन्होंने बनाए। मिसाल के तौर पे फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान, फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह के ग्रुप्स बनाए। और ये सारा का सारा एक जाली काम था जिसमें ये लॉबी करते थे यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, और उनको लॉबी के अलावा उनको गिफ्ट्स देना, उनको खानों पे बुलाना, और फिर जाली एक पूरा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बना के और न्यूज़ मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर उनसे आर्टिकल्स लिखवाए गए, उनके इंटरव्यूज़ लिए गए। ये सारा का सारा काम जाली था। ये पकड़ा गया। तो ये तो वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। अब इनका कनेक्शन देखिए कि वो कनाडा के साथ भी जाके लगता है। वो इस तरह के इन्होंने कोई 10-11 साल पहले एक कनेडियन औरत से शादी की और वहाँ पे जाके इन्होंने अप्लाई किया रेजिडेंसी के लिए। तो जब कनेडियन गवर्नमेंट ने तफ्तीश की, उनको ये पता चला कि इनका ये कनेक्शन है। और ये भी उनका सवाल था कि आप वहाँ इंडिया की जो एजेंसीज हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है और जो रॉ है, उसके साथ आपकी मुलाकातें हुई हैं कि नहीं हुई। तो इन्होंने डिनाई नहीं किया। पहले केस में इन्होंने कहा कि जी मुलाकातें हुई, लेकिन जो वो मुझे कह रहे थे वो मैं करने को तैयार नहीं था, मैंने मना कर दिया। और फिर दूसरे केस में उन्होंने उसी सवाल के जवाब में ये कहा कि जी उन्होंने कहा था, मैंने कोशिश की थी लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। अच्छा। इसी तरह
कनाडा में कई कमीशन बने हैं जो फॉरेन इंटरफेरेंस वगैरह यानी बैरूनी मुल्कों की मुदाखलत हमारे इंतखाबात में होती है, उसके लिए एक बाकायदा एक जस्टिस साहिबा थी, जस्टिस होग, जिनके नाम पे एक कमीशन बना और उसने इसी साल जनवरी में एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये साफ बताया है उन्होंने कि इंडिया वो दूसरा मुल्क है जो कि हमारे मुल्क के अंदर इंटरफियरेंस करता है। आपने वो केस सुना होगा जो हरदीप सिंह निज्जर का था। जी। और उसके अलावा जो कनाडा के इलेक्शंस में कनाडा के ख़ास तौर से जो दाएं जानिब के ख्यालात के जो मेंबर्स हैं उनको इन्होंने लॉबी किया है और उनको कल्टिवेट किया, उनको ट्रिप्स बना के दिए इंडिया के अंदर। अब कई जगह आपको ये बात नज़र आएगी कि जी यहाँ पे ये हरकत हो रही है लेकिन हमने कोई डायरेक्ट कनेक्शन इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं देखा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इन्होंने 23 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक ट्रिप अरेंज किया श्रीवास्तवा ग्रुप ने। अच्छा। और उनको इंडिया लेके गए, वहाँ कश्मीर का दौरा कराया। जब से इन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है तो उन्होंने अपने मर्जी के लोग चूज़ किए ये पब्लिसिटी के लिए, और उनकी मुलाकात जो थी वो नरेंद्र मोदी के साथ भी करवाई गई, इसी ग्रुप ने करवाई। ठीक है जी। अब आप जाके इनकी जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन श्रीवास्तवा ग्रुप है दिल्ली में, उनको अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलेगा 10-12 कंपनीज हैं जो ज़्यादातर लॉस पे जा रही हैं। इनके जो टैक्सेस हैं वो कोई 2000 रुपए साल के टैक्स दे रहे हैं, एक बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए, दूसरे में भी 10,000 रुपए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि इंडियन गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये ऐसा काम कर सके। ठीक है फैज साहब, बड़ी सॉलिड बात है ये, और इसके प्रूफ भी हैं कि भारतीय सरकार और जो है उनकी एजेंसी वो इस तरह के जो अनासर हैं उनकी सरपरस्ती करती रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या कनाडा अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्क ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगा, किस तरह वो एक्शन लेगा इनके खिलाफ? देखिए शाजिया, सबसे पहले तो अगेन गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए जैसे भी अभी नासिर साहब ने जो फरमाया, जो तमाम बातें, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर वो एक मुहावरा है इंग्लिश का कि पंचिंग अबव योर वेट, कि अपने कस से बढ़कर आप यहाँ पर हरकतें करें। और उसका बहुत ये तो सारी जो तफसीलात हैं अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उसका नताइज ये हैं कि इस वक्त ज़ाहिर है कि कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त सर्द महरी आई है, और वहाँ पर जो भारतीय बाशिंदे हैं उसको भी उनका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली वहाँ सही पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो सरकारी जो कनेक्शंस हैं बाकायदा, यानी उनके जो सिफारतकार हैं उन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और सबूत के साथ लगाए गए हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ कनाडा का मामला है, लेकिन आप ये देखिए खुद अमेरिका में इस वक्त जहाँ मैं इस वाशिंगटन में यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ पर भी मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं भारत की इन एक्टिविटीज़ के हवाले से। यहाँ पर भी इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर वो बुरा है, लेकिन चूंकि इनकी लॉबी बहुत मजबूत है, ऑलमोस्ट हर बड़े डिपार्टमेंट में जो सरकारी इदारे हैं यहाँ पर एक अच्छी पोजीशंस पर ये लोग हैं, फिर जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पर, तो उसको आपको एक पब्लिक उसका एक नज़र नहीं आ रहा है कि पब्लिक में शायद कोई चीज़ें इतनी हों। लेकिन आपने देखा कि जब मोदी साहब आए थे तो उससे पहले बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को वर्स्ट ऑफेंडर कहा, न सिर्फ टैरिफ्स के हवाले से बल्कि ये कि वो यहाँ पर किस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसका मैं समझता हूँ कि भारत को नुकसान हुआ। यहाँ पर जो इनका एक इमेज था वो और खुलकर सामने आ रहा है कि किस तरह से लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबकी नॉलेज में बिल्कुल खुल के वो काम हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी अमेरिकन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर उनके रास्ते मसदूद किए जाते हैं, रोका जाता है उनको। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके अपने लोग हैं खालिस्तान के, जो ठीक है जो यहाँ पर जो मूवमेंट्स चल रही हैं और उनके पर्दे में जो मुख्तलिफ जो सिख बाशिंदे हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर एक भारतीय कम्युनिटी में और या भारतीय जो लोग हैं वो बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं, और उसका ज़ाहिर है कि एक नुकसान ओवरऑल
भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर हो रहा है। जो कनाडा और भारत की जो कहानी है वो तो सबके सामने बिल्कुल ओपन है, और बहुत अच्छी तरह हमारे साथी ने जो भी बयान किया, सारी जो तफसीलात हैं एग्जैक्टली, वो तो सिर्फ एक केस है। मैं समझता हूँ कि और ऐसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में वहाँ शामिल हैं। ठीक है नासिर साहब, श्रीवास्तव ग्रुप ने यूरोप में भी जो है वो भारत के हक में कैंपेन चलाई है। अब सवाल यहाँ ये कि भारत खुलेआम जो है वो दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करता फिर रहा है, तो दुनिया को इसकी सीरियसनेस का कोई अंदाज़ा नहीं है, या वही बात हम देखते हैं कि जी अपने अपने मुफाद के लिए, क्योंकि मईशत इस वक्त ऐसी चीज़ है इक्तिसादी मुफाद कि वो शायद इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डाल रही है। जी, लेकिन देखिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि भारत जो है, जो अपने को क्लेम करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत जो है सिर्फ इलेक्शन को नहीं कहते, कुछ कदरें, कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं। ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीज़ों को अगर लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके इसके बुरे असरात भारत पे ज़रूर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि भारत 1.4 बिलियन यानी तकरीबन 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, और उसका एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। तो वो मिडिल क्लास जो है उसमें बाइंग पावर है। तो यूरोप के जो कंपनीज हैं या अमेरिका की जो कंपनीज हैं, वो इस मिडिल क्लास को अपना माल बेचने में कीन हैं, और उनकी अपनी एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा एक जो आप ये समझें कि अमेरिका और चाइना इस वक्त जिसे हम कहते हैं पेयर कंपेटिटर्स हैं। अमेरिका एक थ्रेट समझता है चाइना की ग्रोथ को, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये फैसला किया है कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। तो इस वजह से फ़िलहाल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब इसके खिलाफ एक रिएक्शन आएगा। ये जो ट्रिप मोदी साहब का था, इसमें भी जो वो उम्मीदें रख रहे थे, वो उस पे ट्रंप साहब उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। उनको ये उम्मीद थी कि जैसे उन्हें ये जो टैरिफ्स वगैरह की बात हो रही है, इस पे कोई वेवर मिलेगा या उस पे कोई रियायत मिलेगी, लेकिन उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया। और पेरिस में जो मोदी सर के साथ जो बिहेव हुआ वो भी सबके सामने। जी, पहले आप देखें जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं, उनमें इंडिया को बेसिकली एक वेवर मिला। उन्होंने कहा कि जी हमें तेल की सख्त ज़रूरत है, तो हम तो इंडिया से कंटिन्यू करेंगे। अभी जो यूक्रेन वॉर में जो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इंडिया मुस्तकिल क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, और बल्कि उसको रिफाइन करके यूरोप में बेच रहा है। अब यूरोपियंस को भी ये पता है, अमेरिकनों को भी ये पता है। तो फिलहाल एक प्रैक्टिकल हालात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से दोहरा मेयार हमें नजर आ रहा है दुनिया का। बिल्कुल, लेकिन इसका रिएक्शन आपने अभी देख लिया, जो ट्रिप इनका था अमेरिका का। जी, अमेरिका का भी और पेरिस में भी। वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। फैज़, अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि भारत, कनाडा, अमेरिका और यूरोप में जो है वो टारगेट किलिंग करा रहा है, और कनाडा में, अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने जो है वो अब सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। साथ साथ पाकिस्तान में भी आपको याद होगा कि 6 अफराद को टारगेट किया गया था, और इससे सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट ने भी गुज़िश्ता माह ये जो भारतीय सरपरस्ती है इसको बेनकाब भी किया। सवाल वही आ जाता है कि क्यों भारत जो है वो इतनी हिम्मत रख रहा है कि वो दुनिया में ये काम करता फिर रहा है और दुनिया इस पे खामोश है। क्या वही आ जाता है कि इकोनॉमी इंटरेस्ट है यहाँ पर भी? देखिए, असल में मेरे ख्याल है भारत को इस वक्त एक गलत फहमी ये है कि अब वो अपने आप को एक जेन्युइन, एक बहुत बड़ी पावर समझने लगे हैं, और वो ये समझते हैं कि चूँकि अमेरिका ने ऐसी किस्म के ऑपरेशंस किए हैं, या दूसरे जो रशिया वगैरह जैसी पावर्स हैं वो भी ये करती रही हैं, लिहाजा जो असैसिनेशंस तो आपको मालूम है कि, और CIA के अब तो जो जितनी भी लीक्ड फाइल्स हैं वो कंफर्म करती हैं कि अमेरिका ऐसी चीज़ें करता है। तो भारत ने भी अपने आप को ये समझ लिया है कि चूँकि हम इतनी बड़ी पावर हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा हमारी हम एक इकनॉमिक पावर है, हम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, तो शायद हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ वो कहते हैं कि हिनोस दिल्ली दूरस्त, अभी मामलात बहुत पीछे हैं,
और यहाँ पर जो जो जैसा कि अभी कहा गया है कि उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है उन हरकतों का। और आप देखिए मोदी के साथ ठीक है, सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, बड़ी मिडिल क्लास, इकोनॉमिक पावर एंड एवरीथिंग, लेकिन हुआ ये कि उससे पहले कोई 3 जो सरबराहान आए थे व्हाइट हाउस, तो ट्रंप उनको रिसीव करने बाहर आए। जी। मोदी साहब इतनी बड़ी पावर के वज़ीर आज़म जब वो तशरीफ लाए तो उनको एक सेक्रेटरी ने, खातून ने रिसीव करके उनको ट्रंप के कमरे तक पहुंचाया जहां वो इंतजार कर रहे थे। अच्छा, फिर जो देखिए जो ट्रेड डेफिसिट का बाकायदा उनको उन पर चीजें ठूसी गई हैं कि उनको हमारा ये कोई मदद नहीं है कि उनको F-35 ऑफर किए गए हैं। वो इसलिए किया गया कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, जितनी आप चीजें हमको बेच रहे हैं उतनी खरीद नहीं रहे हैं, आप हमसे ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं। यानी वो क्या कहते हैं ना कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब ये नहीं कि आप जनाब सस्ती गैस और सस्ता तेल आप रूस से और ईरान से खरीद के अपने काम चलाएंगे। आप अमेरिका से तेल खरीदें, और हम अमेरिका वांट्स टू बी द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया, ये उनके अल्फाज थे। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक जो मामला थे उसमें भी मेरा ख्याल है कि इनको काफ़ी सुबकी हुई, और उसकी सिर्फ वजह वही है जैसे कि आपने फरमाया कि पूरा बैकग्राउंड है, पूरी हवा बनी हुई है। यहाँ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स अभी भी आ रहे हैं, और फिर खुद यहाँ पर जो जस्टिस डिपार्टमेंट ने बाइडेन के दौर में जो